नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो इंग्लिश का ऑलमोस्ट सबके स्कूल का पहला एग्ज़ाम इंग्लिश ही होगा। तो इंग्लिश का सेक्शन ए में आज लेके आई हूँ आपके लिए, जिसके अंदर आपको पता हो पेपर स्टाइल में तो पहला होता है आरसी, ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको खैर वो तो इजी है, कॉम्प्रिहेंशन में आपको आंसर्स निकालने हैं। देन आपको आएगा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन, ओके। तो बेटा, तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो भी चैप्टर्स के रहेंगे, जब सिलेबस में आ रहे हैं वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन हम कर लेंगे तो आपको एक तो तरीका पता चलेगा कैसे आपको लिखना है और कैसे आप मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। बिकॉज लैंग्वेज होती है तो उसमें मार्क्स काटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज लाइक ग्रामर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ऑल दैट। तो मैं आपको वही सब चीज़ें अभी बताने जा रही हूँ किस तरीके से आप लिखना है यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हो, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो बच्चा, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दैट गिव रीजन लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। ठीक है, जो बारिश हो रही थी तो उन्होंने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स का नाम दिया था। हाउ डिड द रेन चेंज एंड हाउ वॉज इट इफेक्ट ऑन लेंचोज फील्ड। ठीक है, तो रेन में क्या बदलाव आया और उसका क्या इफेक्ट हुआ था। देखो बच्चा, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है और क्वेश्चन किस चैप्टर में से लिया गया ना वो इम्पोर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहला आपका पैराग्राफ यही होना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द सो एंड सो चैप्टर रिटन बाय द ऑथर। तो आपको ऑथर का नाम एक्चुअली लर्न होना चाहिए। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, अगर आप ये इंट्रो लिखते हैं ना तो आपका 1 मार्क तो यहीं पे क्लियर है। आपने स्ट्रेटेजी समझिए मार्क्स गेन करने की। 2 मार्क का अगर आपने ये नहीं लिखा, आपने डायरेक्टली आंसर शुरू किया है तो उसमें आपको 1 मार्क मिलेगी। ठीक है, 1 मार्क, अगर आपकी राइटिंग अगर अच्छी होगी तो 1.5 मार्क मिल जाएगी, अगर तो राइटिंग ऊपर नीचे है तो 1 मार्क आपको दिया जाएगा। अगर आप इंट्रो लिखते हैं और फिर जो मेन कंटेंट है वो लिखते हैं तो इंट्रो का आपको 1 मार्क देंगे या आधा मार्क इंट्रो का देंगे और 1 मार्क वहाँ पे, तो 2 में से आप 1.5 मार्क कवर कर सकते हैं। तो आपका हाफ मार्क का यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब देखिए, आप अगर इंट्रो अच्छे से लिखेंगे तो सीधी बात है उसके मार्क्स तो मिलेंगी, तो आपको आधा मार्क तो वहाँ से मिलने वाला है। और नीचे वाला आप जो भी कंटेंट है वो आप सीधी सी बात है, चैप्टर आपको पता है तो आप वो कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, है ना। तो आपका 1 मार्क वहाँ पे, तो चलो ग्रामेटिकल मिस्टेक, कटिंग वटिंग या मैम काट लेंगे तो आधा मार्क से भी काट पाएंगे, ज़्यादा काट नहीं पाएंगे। बात समझ में आई। तो इस तरीके से यू वुड बी द लाइक गेम चेंजर। आप अच्छे से ना आंसर्स को जो है वो प्रेजेंट करेंगे तो आपको लाइक 2 के 2 मार्क मिल सकते हैं इफ़ यू आर वेरी मच गुड इन वोकेबुलरी एंड द इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, बताती हूँ आपको। जैसे आपका पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर इन्वर्टेड कॉमा में अ लेटर टू गॉड रिटन बाय द G.L. Fuentes। द स्टोरी फॉलोस, थोड़ा सा थीम बता देना, थोड़ा सा। ठीक है, द स्टोरी फॉलोस लेंचो, जो एक गरीब किसान था, पुअर फार्मर, ओके, जिन्होंने लेटर को गॉड को लेटर लिखा था आफ्टर अ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज इट्स क्रॉप्स। ठीक है, तो जब भारी तूफान आया था और उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया था तो उन्होंने लेटर लिखा था गॉड को। तो बस थोड़ा सा 2 लाइन का थीम बता देना। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। चलो अभी हम हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि रेन किस में चेंज हुआ और उसका इफेक्ट क्या हुआ लेंचो के क्रॉप्स पर। ठीक है, तो जो लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया था द न्यू कॉइन्स, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये लाइक ही बिलीव दैट द रेन वुड हेल्प हिम। ठीक है, रेन जो है वो हेल्प करेगी इसको कि उसके क्रॉप को ग्रो करने में, ग्रो करेगा अच्छा तो क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगा और वो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, ओके, विच वुड लीड टू मोर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी मतलब कि अच्छे खासे उनको उसका पैसा मिलेगा। दैट्स वाई ही प्रेजेंटेड बिग रेन ड्रॉप्स एज अ 10 सेंट्स, लाइक 10 रुपये। अब अपन इंडियन है तो अपन रुपये के साथ बोलते हैं, ठीक है। तो 10 सेंट्स एंड द स्मॉलर वंस जो है वो 5 सेंट्स का उन्होंने उनको बोला। अपने बच्चों को बहुत बता रहे थे, देखो जो मोटी मोटी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स और छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स हैं। हाउएवर द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स। ठीक है, पूरी रेन जो है वो हेलस्टोन में बदल गई। सडनली तूफान आना शुरू हो गया। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो अलॉन्ग विद द लार्ज हेलस्टोन्स। ठीक है, बड़े बड़े जो पत्थर आ रहे थे, मिट्टी, वो जो आते हैं आइस, ओके, वो गिरना शुरू हो गया। विच डिस्ट्रॉयड ऑल द लेंचोस क्रॉप। ठीक है, जिसके लेंचो का पूरा जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया। इस तरीके से आपको फ्रेम करना है आंसर, ओके। देखिए, अब आप मुझे कहेंगे कि मैम इन्होंने कहा है कि लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप न्यू कॉइन्स, हाउ डिड इट चेंज। तो हम सिर्फ चेंज और उसका इफेक्ट लिखेंगे तो आंसर नहीं होगा। बात सही है, बट क्या होता है इंग्लिश में थोड़ा सा सर पाँव डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा टीचर को बताइए कि जो न्यू कॉइन्स है वो एक्चुअली क्या है और फिर वो न्यू कॉइन्स किस तरीके से एक हेलस्टोन में कन्वर्ट हुआ, फिर किस तरीके से डिस्ट्रक्शन आया। तो एक कनेक्टिविटी मेंटेन होती है। आई बात समझ बेटा। तो इस तरीके से आप ना इंग्लिश के आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे
व्हाट वाज द पोस्टमास्टर रिएक्शन टू लेंचोस लेटर, ठीक है, लेंचो के लेटर में पोस्टमास्टर का रिएक्शन क्या था, व्हाट ही डिसाइडेड टू डू एंड व्हाई, ओके, क्या किया और क्यों किया। अगेन देखो, अब मैंने पहला वाला सेम ही लिखा है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर लेटर टू गॉड रिटन बाय द G.L. Fuentes, स्टोरी फॉलोअर्स अप, ठीक है, पूरा वो तो आप ये वाला रन कर लीजिए। जब भी लेटर टू गॉड का आपको आंसर है तो पहला ये पैराग्राफ आपको लिख के आधी मग अपनी जेब में डाल देनी है। अब आते हैं अपन मेन क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या कह रहा है ना कि पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन था लेंचो के लेटर को देखकर। सीधी बात है, पोस्ट मास्टर इनिशियली ही स्टार्टेड लाफिंग एट द ही इनिशियली लाफ्ड एट द लेंचोस लेटर, बट देन ही बिकम सीरियस एंड मूव्ड बाय द लेंचोस फेथ इन गॉड, ठीक है। फिर वो थोड़ा सीरियस हो गए, फिर अरे बाप रे, इतना ज़्यादा विश्वास किसको होता है भगवान के ऊपर। देन ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, ठीक है, देन ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स टू सेंड टू द लेंचो ऑन गॉड्स बिहाफ, ठीक है, भगवान के बिहाफ में हम पैसे जो है वो लेंचो को पहुंचा रहे हैं। आप लैंग्वेज देख रहे हो, मैंने ऐसा इसमें कोई भी वर्ड नहीं लिखा है जो आपको लगे इसकी मीनिंग क्या है, ये क्या है। शब्दों को जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे ना बेटा, उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। और नवीनों की चैप्टर थोड़ा सा पास्ट टेंस वाला है, तो कोशिश करो कि पास्ट सिंपल पास्ट में उसको आप करते जाओ, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, पोस्ट मास्टर साइंड द एनवलप, एनवलप पे साइन किया एज गॉड टू मेक इट सीम लाइक, ठीक है, इस तरीके से कि लाइक गॉड हैड रिस्पॉन्डेड टू द लेंचोस लेटर, ठीक है, इस तरीके से कि भैया गॉड ने जो है वो लेंचो लेटर को रिस्पॉन्ड किया। द पोस्ट मास्टर्स एक्शन वर मोटिवेटेड बाय हिज डिज़ायर टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, ठीक है। तो ये जो एक्शन था वो यही था कि मोटिवेट करना है कि आपका विश्वास भगवान पे है तो विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाए ना, कम ना हो। एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द लेंचोस अनशेकन कॉन्फिडेंस इन गॉड, ठीक है, मतलब कि वो उनका कॉन्फिडेंस गॉड पर टूट नहीं रहा है, ओके। एंड डिड नॉट वांट टू बिट्रे इट, और वो ये चाहते हैं कि उनका कभी भी विश्वास जो है भगवान से ना उतरे। दैट्स वाई उन्होंने ये लेटर रीड किया, उन्होंने गॉड के भी यहाँ पे लेटर लिखा, उन्होंने वो पैसे दिए, ये सब किया उन्होंने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, व्हाट वाज लेंचोस रिएक्शन ऑन सीइंग द मनी, मनी देख कर लेंचो का रिएक्शन क्या था, एंड व्हाई डिड ही रिएक्टेड लाइक दिस। तो पहला तो वही है। अब आते हैं अपन मेन पॉइंट पर। रेंचो वॉज वेरी एंग्री, गुस्से में आ गया था ना। रेंचो वॉज वेरी एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस इंस्टेड ऑफ 100 पेसोस, क्योंकि उन्होंने तो भगवान से रिक्वेस्ट किया था फॉर द 100 पेसोस एंड ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, ठीक है, एंड बिलीव्ड दैट गॉड वुड प्रोवाइड द मनी ही नीडेड। उनको इतना विश्वास होगा भगवान मुझसे कभी वो नहीं करता, जितना मैंने मांगा है भगवान जी मुझे उतना ही देंगे, मुझे पता है। When he received less than he requested the amount, he concluded that the post office employees had stolen the remaining 30 pesos. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने भगवान जी से कहा कि मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाकी के 30 पेसोस जो है ना आप मुझे भिजवा दीजिए, ठीक है, और ये ना जो पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज़ उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। लेंचो wrote another letter to the god asking for the remaining money but not to send it, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अब ना मेल के थ्रू मत भेजिएगा वरना ये लोग फिर से चुरा लेंगे। तो आप सोचिए कि कितना भगवान पे विश्वास था। और इस तरीके से आपको अपनी ही लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हाँ देयर शुड बी स्पेलिंग करेक्शन, ग्रामेटिकल अच्छा होना चाहिए, एंड यूज़ द स्वीट एंड सिंपल वोकेबुलरी, ओके, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड लेंचो नीड्स गॉड्स हेल्प सो बैडली, लेंचो को भगवान की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ गई। अब सीधी सी बात है, स्टोरी आपको पता है, ठीक है। अब देखो इसके आगे कुछ है नहीं, तो मैंने सीधा 2 लाइन में आंसर फिनिश कर लिया। द रेन विथ लार्ज हेलस्टॉर्म हैड रुइंड लेंचोस फील्ड टू राइप कॉर्न, ठीक है, इतनी जोरदार जो बारिश गिरी थी, हेलस्टॉर्म हुआ था, तो उसमें तो पूरा का पूरा कॉर्न फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया था। सो ही वॉज सैड, अब वो दुखी था। हिज ओनली होप वॉज, ठीक है, एक ही उनके पास उम्मीद थी, दैट हेल्प फ्रॉम द गॉड, भगवान से हेल्प मांगना। दैट्स वाई ही आस्क्ड गॉड फॉर द मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो बिलीव्ड अबाउट गॉड, ठीक है, गॉड को लेकर लेंचो के मन में क्या बातें हैं। सो लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट God sees everything, even what is in deep one's conscience and helps everyone in one's problem. उनको ये विश्वास था, ठीक है, अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर कि भगवान सब देखते हैं, यहाँ तक कि हमारे मन में क्या चलता है ना वो भी उनको पता चल जाता है, ठीक है। डीप कॉन्सेप्ट मतलब कि हमारे मन में हमारे विचार क्या होते हैं ना वो भी उनको पता चल जाता है, और भगवान जी जो हैं वो सबको उनकी प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं, तो मुझे भी करेंगे। तो ये उनका बिलीव था,
गॉड को लेकर। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का स्केच, अब कभी ऐसा क्वेश्चन था ना तो बच्चे जो है वो लिटरली ऐसे ड्राइंग करके आते हैं। स्केच का मतलब होता है कि आप उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए उस बंदे के बारे में, दैट इज़ अ स्केच, यू डोंट हैव टू ड्रॉ द लेंचो। सो क्या है बेटा यहाँ पे, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर एंड ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन इसका मतलब कि हार्ड वर्किंग उसको ही बोलते हैं, ठीक है, कि जो दिन रात मेहनत करता हो। अ मैन विथ मिनिमम रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं है उसके पास। ही अर्नड हिज लिविंग बाय कल्टिवेटिंग हिज फील्ड, ठीक है, वो अपना गुजारा जो है वो अपनी खेती बाड़ी से करता है। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड। ही थॉट दैट गॉड ऑलवेज हेल्प दोज हु हैड अ गुड कॉन्साइंस, ठीक है, तो उनका ही मानना है कि भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं जिनकी नीयत, कॉन्साइंस मतलब नीयत, ठीक है, काफ़ी अच्छी होती है। He therefore sought to God for the help when he and his family reached the point of hunger. इसके लिए जब एक वो टाइम आया जब इनकी फैमिली को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता था तो उन्होंने क्या किया, भगवान की मदद ली। Even the postmaster was struck by his strong religious convictions and decided to help out. मतलब इतना ज़्यादा फॉर्म बिलीव था गॉड के अंदर कि पोस्ट मास्टर भी वो हिल गए कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किसका होता है। ऑल्दो ही वॉज अ फार्मर, वो फार्मर था, बट फिर भी इतनी एजुकेशन थी उनके पास कि वो लिख और लाइक राइट एंड रीड कर सकते हैं। सो लेंचो हैड इनफ एजुकेशन टू कंपोज अ लेटर। ही डेमोन्स्ट्रेट्स हिज प्योरिटी बाय मेकिंग एन एफर्ट टू कम्युनिकेट विद द गॉड डायरेक्टली, ठीक है, तो कैसा इंसान है वो लेंचो, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है, जहाँ पे वो डायरेक्टली भगवान को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो सोचो कितना इनोसेंट होगा। तो इस तरीके से लेंचो के जो कैरेक्टर्स आप फील करते हैं, जो थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, थोड़ा बहुत जो आप पूरे रीड करके आप समझ पाए कि लेंचो किस किस्म का इंसान है, आप उसको पूरा बताना है, तो उसको हम कहते हैं स्केच, ठीक है बेटा। चलिए नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर। अगेन कैरेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर, स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर एक ही बात है। अब पोस्ट मास्टर कैसा बंदा था, मस्त ऐसा हंसी मजाक वाला इंसान था ना। द पोस्ट मास्टर हैड अ वेरी प्लीजेंट एंड हम्बल पर्सनैलिटी। He read the letter upon discovering that someone had addressed it to God and was greatly affected and impressed by the Lencho's trust in God. Okay, तो when he read the letter, जब उन्होंने लेटर को रीड किया था तो उन्होंने ये देखा कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा है और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे लेंचो के ट्रस्ट को देखकर भगवान में। He was very well aware that God does not have physical address to which he could deliver the लेंचोस लेटर। उसको पता है कि भगवान वाली जो एड्रेस कोई है ही नहीं, ऐसी कोई फिजिकल एड्रेस तो है ही नहीं जहाँ पे वो लेंचो का लेटर वहाँ पे डिलीवर कर सके। सो ही डिसाइडेड टू सपोर्ट द लेंचो एंड रिटेन हिज फेथ इन द गॉड, ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लेंचो की मदद करेंगे और ताकि उनका जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो हमेशा बना रहे। इसके लिए बाय सेंडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल मतलब पैसा, असिस्टेंट मतलब कि हेल्प। He collected 70 pesos from his staff members and also sent to Lencho a portion of his pay as a contribution, और अपना भी पूरा पैसा जो भी था उन्होंने पूरा कलेक्ट करके दिया। तो इस तरीके के जो था वो पोस्ट मास्टर का पर्सनैलिटी है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके अंदर अभी कर सकते हो, वहाँ पे आपके टेक्स्ट में एम्बिकल वर्ड दिया हुआ है। ओके, सो पोस्ट मास्टर हैड अ वेरी एम्बिकल नेचर, हालांकि प्लीजेंट और हम्बल का मतलब ही एम्बिकल होता है, ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू राइट दैट लैंग्वेज तो आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which twin obligations does Mandela mention, ठीक है, किन दो obligations की बात हो रही है। obligation मतलब कि responsibilities, ठीक है बेटा। obligations मतलब क्या होता है बेटा, responsibilities। अब सीधी बात है, ये वाला चैप्टर क्वेश्चन किस चैप्टर में से आ रहा है, ये चैप्टर आ रहा है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय द नेल्सन मंडेला। अब ये नेल्सन मंडेला एक्चुअली उनकी ऑटोबायोग्राफी में से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द नेल्सन मंडेला हु वॉज फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका। एट दोज टाइम्स वाइट स्किन्ड पीपल वर द रूलर्स ऑफ द सोसाइटी एंड लाइफ वॉज हेल्प फॉर द ब्लैक, ठीक है, तो थोड़ा आपने चैप्टर का थोड़ा बहुत आपने उनको आइडिया दे दिया कि ये कुछ कहानी है चैप्टर में, ठीक है। आप जो रीडर है आपका क्वेश्चन रीड करेंगे उनको आपने आइडिया थोड़ा दे दिया। अब मंडेला जी क्या कहते हैं ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में, मतलब कि कौन सी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान के ऊपर रहती है। तो उन्होंने बताया द फर्स्ट इज टूवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है, पहली होती है आपका घर परिवार, आपके बच्चे, ठीक है, आपकी बीवी, उनकी तरफ आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि उनको आपको अच्छे से रखना है, उनको अच्छे से आप फीड करना है, ठीक है, देखभाल करनी है। और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कंट्री की तरफ, ओके, टूवर्ड्स द फेलो पीपल, कम्युनिटी एंड द कंट्री, ठीक है, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारा समाज और तुम्हारा देश, ठीक है, तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है देश की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
एक्सप्लेन द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर, ऑप्रेस्ड मतलब जो अत्याचार सहन करता है और ऑप्रेसर मतलब कि जो अत्याचार करता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों के दोनों जो हैं वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मतलब ह्यूमैनिटी इंसानियत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ तो वही इंट्रोडक्शन वाला है। देखो आपका लेंथ भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आंसर का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई टीचर लेंथ पे ही मार्क्स देते हो तो आधा लेंथ तो आपका वही इंट्रोडक्शन में क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, नेल्सन मंडेला राइटली बिलीव्स दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रोब ऑफ द ह्यूमैनिटी। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक है, वो इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी छीन लेता है, उसको कैद कर लेता है, तो वो खुद भी एक कैद में है। उसकी झालियाँ दिखती नहीं है, ठीक है, उसके बार्स नहीं दिखते हैं, बट वो नफरत के जाल में कैद है। तो अ प्रिजनर ऑफ द हेट्रेड, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रिजुडाइज एंड द हेड। ठीक है, उसने अपने आप को ये नफरत की, मैंने कहा नफरत की दुनिया कैद, अपने आप को कैद करके रखा हुआ है, नफरत की दुनिया आगे पीछे बना के रखी हुई है। एंड ही कैन नेवर बी फ्री इफ़ हिज फ्रीडम इज़ टेकन अवे। ठीक है, और अ पर्सन कैन नेवर बी फ्री। ठीक है, अगर किसी का भी फ्रीडम ले लिया जाता है तो वो बंदा कभी भी फ्री नहीं हो सकता है। इसके लिए ऑपरेस्ड और ऑपरेसर, ठीक है, दोनों जो हैं वो क्या है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। हु आर दीज कॉमरेड्स, नेम एनी टू एंड डज द राइटर डिफाइन करेज। चलिए, अब मैंने इस पर इंट्रो नहीं लिखा है, आगे लिख दिया तो आप उसमें से लर्न कर सकते हैं। मेन पॉइंट पे आई हूँ। अब कॉमरेड्स मतलब कौन है, तो कॉमरेड्स मतलब वो होते हैं वो ग्रेट हीरोज, ठीक है, जो समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपने लड़ाई लड़ते हैं। सो दीज कॉमरेड्स वर द ग्रेट हीरोज हु स्टूड अप एंड रेज देयर वॉइस। अब उनमें से आपको दो नाम लिखने हैं, मैंने फिर भी जितने टेक्स्ट बुक थे ना सारे का नाम बता दिया आपको, जो भी दो लर्न हो आप कर लीजिएगा। ओलिवर टेम्बूस, ओके, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लुथुल्स, द यूसुफ डाडूस, द ब्राम फिशर्स एंड द रॉबर्ट सोबुक्स। ठीक है, तो कोई भी आप दो इसमें से लर्न कर लेना। मंडेला बिलीव दैट करेज इज नॉट द मैन हु इज़ फियरलेस बट द मैन हु हैज़ ओवरकम फियर। ठीक है, मंडेला जी के हिसाब से हिम्मत, करेज मतलब कि हिम्मत, ठीक है, निडरता, वो कहाँ से आती है। वो ऐसा नहीं है कि वो बंदा करेज जैसे जिसको डर नहीं लगता, ना, डर तो सबको लगता है। द पॉइंट इज़ दैट कि जो उस डर को पार करके आगे निकल जाता है ना, वो बंदा जो है वो करेजियस माना जाता है। डर तो सबको लगता है, ठीक है, सीधी सी बात है। आज अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट पर जाके किसी को छोड़ दें और बोलेगा अब तक वो कूदाएंगे, तो अच्छे से अच्छा इंसान को डर लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो लाइफ में डर लगता है, बट द पॉइंट इज़ दैट वो इंसान करेजियस होता है जो अपने डर का सामना करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द यंग मैन चेंज इन हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, ये यंग मैन नेल्सन मंडेला जी जो है उनका स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कैसे बदल गया, मतलब उनके लिए फ्रीडम क्या था। सो द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल। सबसे पहले तो उनको ये था कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। फिर जब उन्होंने देखा कि मेरी तरह भी बाकी सब लोग जो हैं वो आज़ादी के उसमें है कि हमें भी आज़ादी चाहिए, तो उनको लगा कि नहीं, मुझे आज़ादी खाली मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे मेरे कम्युनिटी के लिए भी आज़ादी चाहिए। सो द डिज़ायर, कौन कौन सी डिज़ायर थी, द डिज़ायर ऑफ नॉन रेशियल सोसाइटी। ठीक है, ये जो रंग का भेदभाव है वो नहीं चाहिए। एंड ही वॉन्टेड टू कन्वर्ट अ नॉन रेशियल सोसाइटी इनटू द वर्चुअस एंड द सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन। ओके, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को बदल दिया, ठीक है, खुद को बदल दिया और उनको लगा कि मेरा शायद योगदान ये रहेगा कि अगर मैं खुद को सेक्रीफाइस करता हूँ तो कुछ बदलाव आ सकता है। इसकी वजह से उन्होंने अमेरिकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। एंड ही चेंज हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू द बोल्ड मैन। ठीक है, एक डरता हुआ बच्चा, यंग मैन इज अ बच्चा, ठीक है, एक डरता हुआ बच्चे को उन्होंने एक बोल्ड मैन में कन्वर्ट कर लिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड मंडेला वांट फॉर हिज पीपल। कैसी लाइफ चाहिए थी मंडेला को अपने लोगों के लिए। सीधी सी बात है, उनको ऐसी लाइफ चाहिए थी जहाँ पे मेरे लोग अच्छे से ज़िंदगी जिए। सो नेल्सन मंडेला वांटेड अ साउथ अफ्रीका फ्री फ्रॉम द रेसिज्म और सब सिटीजन्स का के पास साइज इक्वल अधिकार हो। मंडेला बिलीव दैट ट्रू फ्रीडम इज मीन नॉट बीइंग ऑब्स्ट्रक्ट इन द लिविंग अ लॉफुल लाइफ।
उन्होंने बोला कि ट्रू फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि भैया आप ना ऐसे कानून के दायरे में बंध जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। ही वॉन्टेड हिज पीपल टू हैव फ्रीडम टू अचीव, ठीक है। फ्रीडम का मतलब उनको ये बोलना है कि भाई ये मत समझना कि भैया देश आज़ाद हो गया तो आपको भाई कानून के अंदर आपको रह के काम करना है। उनके लिए कहना ये मतलब ये था कि तुम्हारे लिए फ्रीडम वो है कि तुम खुद को पहचानो, तुम्हारे में क्या क्षमताएं हैं उनको पहचानो, अपने लिए कमाओ, अपने बच्चों के लिए कमाओ, देश के लिए आप बेझिझक आपको देश के लिए जो करना है आप कर सकते हो, आपकी फैमिली को आप अच्छे से फीड कर सकते हो। उस टाइम पे क्या होता था ना, जो ब्लैक्स होते थे ना उनको तो कमाने को भी नहीं दिया जाता था और अपनी फैमिली की अगर देखभाल कर ली तो भी उनको सजाए मौत होती थी। तो वो चीज़ होता था। तो वही था कि आप अपनी क्षमता को देखिए, अपनी परिवार आप शादी कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, परिवार संभालिए, ये आपको फ्रीडम है। तो आप बिंदास अपनी ज़िंदगी जिए, मैं वो फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। तो इट इज़ नॉट अबाउट द रेसिज्म। उनका ये नहीं था कि अच्छा अभी हम लोग काले हैं, अभी अगर हम लोग प्रेसिडेंट में बन जाऊँगा तो मेरे लोग जो है वो सुपीरियर हो जाएंगे, वाइट वाले इन्फीरियर हो जाएंगे। नहीं, उनका ऐसा कतई ऐसा कुछ नहीं। उनको तो बिल्कुल एक अलग चेहरा चाहिए था साउथ अफ्रीका का, एंड दैट्स वाई उन्होंने वही कोशिश की बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल टेक द रिस्क, वॉट वॉज द रिस्क एंड वाई डज द नरेटर टेक इट, ठीक है। आई विल टेक द रिस्क, रिस्क का मतलब यहाँ पर क्या है? तो अगेन ये जो चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसमें जो ब्लैक एरोप्लेन है उसमें से चैप्टर ये जो एस्ट्रिक निकाला गया है, रिटन बाय द फ्रेडरिक फ्रॉस्ट। ये जो चैप्टर के अंदर द लेसन ब्लैक एरोप्लेन बाय द फ्रेडरिक फ्रॉस्ट रिफ्लेक्ट्स on how one's judgment get distorted due to the fantasizing and how it creates problem, ठीक है। तो उनका वही था कि एक गलत फैसला किस तरीके से प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है। उनको ये था ना कि मुझे फैमिली के साथ जाना है, ये जाना है, तो वो अपने फैंटेसी वाली दुनिया में इतने थे कि उनका गलत फैसला हो गया था, जिसकी वजह से वो स्टॉर्म में फंस गए थे। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द नरेटर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच हिज होम एंड मीट हिज फैमिली। Okay, so the desire to meet his family made him to take risk of the flying in the dark storm clouds, ठीक है। तो वो था। Next, the sight of food maddened him. Who is him? Why was he maddened? How did this feeling eventually help him? अब देखो यहाँ पर बात हो रही सीगल वाले चैप्टर की, ठीक है। तो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और उसका है हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय द लियामो फ्लैटी। इसके अंदर जो फर्स्ट फ्लाइट है वो थोड़ी सी आप थीम बता देना। बेस्ड ऑन द यंग सीगल जो लर्न कर रहा है टू फ्लाई एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ द फ्लाइट। चलिए, सो द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत हंग्री था। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड एंड एनकरेज हिम टू फ्लाई। वो इतना ज़्यादा भूखा था जिसकी लाइक मजबूरी में आप बोलो तो उसने उड़ना सीख लिया। When he saw his mother tearing a piece of fish that lay her feet, his hunger intensified, ठीक है। जब अपनी मम्मी को देखा था कि वो फिश का एक एक पीस निकाल रही तो उसकी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी फिश को देखकर। लिटरली ही क्राइड एंड बेग्ड हर टू गिव हिम सम फूड। व्हेन ही सॉ हर मदर कमिंग टूवर्ड्स हिम, जब वो देख रहा है कि उसकी मम्मी चोंच में वो जो खाना लेके उसके पास आ रही है, वो खुशी के मारे नाच रहा है, चिल्ला रहा है। हाउएवर शी स्टॉप्ड मिडवे, अब मम्मी भी चालाक थी, ठीक है, बीच में रुक गई। भूख उनसे सीगल से भूख बर्दाश्त नहीं हुई थी, ठीक है। नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट हिज हंगर एनी लॉन्गर ही डाइव्ड एट द फूड इन हर बीकर। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फीवर, ठीक है, फियर। तो जब उनकी मम्मी वो बीच में थी, अब उनको तो बच्चे को खाना चाहिए था यंग सीगल का। उसने ना आम देखा ना दाम देखा, बस उसको भी वो भूख का जो भूख की जो वो थी ना तरफ, वो डर से कुछ ज़्यादा थी। तो वो अपने डर को उसने एम्पावर कर लिया, ओके, एंड वो क्लिफ से हटकर, ठीक है, सी की तरफ उड़ने लगा। फाइनली दिस प्लंज वॉज फॉलोड बाय द सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर केम आउट सेफली फ्रॉम द स्टॉर्म, ठीक है। नरेटर जो है स्टॉर्म से कैसे बाहर निकला। अगेन ये ब्लैक एरोप्लेन वाला चैप्टर है। तो चलिए मेन आते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से अपन को एक्सप्लेन करना होगा। द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा प्लेन, रात के टाइम की बात है, ओके। इट वॉज मिडनाइट, ही सॉ द ब्लैक क्लाउड्स, ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, ठीक है। स्टॉर्म में वो बिल्कुल खो गया था, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, कंपास, रेडियो, सब कुछ उसका कनेक्शन लॉस हो गया था। सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन बाय हिज साइड, ठीक है। तो उसके बगल से एक ब्लैक एरोप्लेन निकल रहा था जिसमें कोई लाइट्स नहीं थी उनके विंग्स में। एंड द पायलट इंस्ट्रक्टेड द नरेटर कि मेरे को फॉलो करो, बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे। ही वॉज क्वाइट होपलेस, अब इनके पास उनको फॉलो करने का कोई ऑप्शन था ही नहीं, ओके। ही वॉज होपलेस कि कहाँ जाऊँ पता नहीं चल रहा था। बट एट दिस जंक्टर द पायलट केम लाइक अ गॉड टू हिम, ठीक है। अब इस
मुसीबत में जो वो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो एक भगवान के रूप में उनके पास आया था. नरेटर ओबेड द पायलट लाइक अ चाइल्ड. ही वॉज हैप्पी टू फॉलो हिम. आफ्टर सम टाइम द पायलट ऑफ द अनदर प्लेन स्टार्टेड टू लैंड. द राइटर फॉलोड हिम ब्लाइंडली थ्रू द सेम स्टॉर्म. और इस तरीके से वो क्लाउड से बाहर आ गए. ही सॉ द लाइट्स ऑफ द रनवे एंड लैंडेड सेफली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. What are Annie's feelings for her father, her grandmother, Mrs. Kupras and Mr. Keesing? And what do this tell you about her? ठीक है, तो चलिए अब ये चैप्टर एनी फ्रैंक में से लिया गया है. So this question is from the chapter from the diary of Annie Frank by the written Annie Frank. The story based upon the theme of the loneliness and inability of being comfortable with the others. ठीक है, उस टाइम में जर्मन्स का पूरा था ना, तो इनकी पूरी फैमिली छुप गई थी. ओके, जूस जो थे वो छुप गए थे क्योंकि जर्मन्स मार रहे थे उनको. तो जब वो कहीं एक जगह पे छुप गए थे, अकेलापन था, ठीक है, स्कूल्स वगैरह नहीं थे, ये सब नहीं था, तो उस टाइम में उन्होंने एनी ने डायरी लिखना शुरू किया था. एंड दैट वॉज ऑल अबाउट दैट. ठीक है, तो चलिए. Annie had fond memories of all the people in her life. Annie felt that her father was the most adorable father she had ever seen. ठीक है, शायद ऐसे पापा किसी के नहीं होंगे जितने मेरे प्यारे पापा हैं. Annie remembered her grandmother even after her death. Okay, और उनकी डायरी में वो लिखती हैं that no one knew. ठीक है, किसी को नहीं पता कि मैं अपनी दादी से कितना प्यार करती हूँ, मुझे मेरी दादी की कितनी याद आती है. In the 6th form at the Montessori Nursery School. ठीक है, 6th form का 6th standard. Okay, in the 6th standard at the Montessori Nursery School, her teacher was, उनकी टीचर थी Mrs. Kupras, who was also the head mistress. वो प्रिंसिपल भी थी स्कूल की. At the end of the year, ठीक है, जब वो स्कूल लीव करके जा रही थी, they both were in tears and they had a heart breaking farewell. रो रहे थे एक दूसरे को गले लगाकर. मिस्टर कीजिंग जो उनके मैथ के टीचर थे, he was always annoyed with her बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव. ठीक है, वो बहुत बात करती रहती. तो मैथ के टीचर तो ऐसे ही पता नहीं, थोड़े से स्ट्रिक्ट भी होते हैं, उनको आवाज़ नहीं चाहिए होती क्लास के अंदर, तो उनका वो बहुत बात करना चालू रहता था. तो ये सब इंसिडेंट से पता चलता है दैट हाउ लवेबल एंड स्मार्ट एनी वॉज. एवरीबडी वॉज अटैच टू हर. ठीक है, सब उसके अटैच. इवन जो सर उससे नाराज़ होते थे ना, ठीक है, वो भी उनके वो जो उनको है ना पनिशमेंट के लिए कभी एसेस देते लिखने के लिए, तो वो एसेस रीड करके वो भी खुश मतलब से हंस पड़ते थे और देखते थे कि शी इज़ वेरी स्मार्ट. ठीक है, तो ये थोड़ा सा बताता है कि एनी का नेचर कैसा हुआ करता था, और वो बाकी सब जो प्यार करती थी, मतलब सब उसके लिए लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डज एनी हैव टू राइट एन ऐसे फॉर द फर्स्ट टाइम. उसको फर्स्ट टाइम ऐसे लिखने को दिया गया था, क्यों दिया गया था और क्या था ऐसे के अंदर. अगेन, मिस्टर कीजिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स एज अ पनिशमेंट, क्योंकि बहुत बात करती थी ना क्लास के अंदर. इन द ऐसे, ठीक है, उसने लिखा भी अच्छे से. क्या क्या लिखा. शी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक ऑफ बीइंग टॉकेटिव. वो कह रही हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, बट आर्ग्यूड. पर उसे बोला कि पर मैं क्या करूँ. इट वॉज इन हर जीन्स एज हर मदर वॉज ऑल्सो अ वेरी टॉकेटिव. उसे बोला कि मेरी मम्मी भी बहुत बात करती, तो ये तो मेरे खून में है, ये तो मेरे जीन्स में है, तो मैं तो इसको, ये तो मेरी हैबिट है, और कोई भी अपनी हैबिट तो इतना जल्दी कोई भूल नहीं सकता है. सो इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव अप द हैबिट एंड इट वॉज ऑल्सो ए स्टूडेंट ट्रेड. अच्छा, ये तो मेरे जीन्स में तो है ही है, प्लस मैं तो स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट की तो खासियत ही होती है कि बातें करना. तो मेरे तो दोनों डबल आता है. आई एम अ स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम टॉकेटिव, एंड आई हैव द जीन्स ऑफ टॉकेटिव नेचर, तो मैं इसके लिए बात कर लेती हूँ. तो ये सब देख कर जो है वो मिस्टर कीजिंग, ठीक है, बहुत हंस पड़ रहे थे कि ये लड़की देखो, ठीक है, मतलब कि अपने वो बात करने वाले जो नेचर है उसके लिए भी किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करे, दैट वाई शी इज टॉकेटिव. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछ लेते हैं. एक्सप्लेन वाई एनी सेज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. ठीक है, पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होते हैं, धीरज होता है लोगों के कंपेरिजन में. एनी बिलीव दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. नो डाउट शी हैड अ फैमिली. उसके बाद फैमिली थी, अच्छे पेरेंट्स थे, ओके, एल्डर सिस्टर थी, फ्रेंड्स थे, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो उनके साथ शेयर नहीं कर पाती थी. ओके, एंड हर इंटीमेट एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम्स विद देम, सो शी डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी. एंड अनदर रीजन बिहाइंड दिस सेइंग इज दैट इफ अ सीक्रेट इज शेयर. ठीक है, अब क्या होता है ना कि लोगों के साथ आप कुछ भी बोलो ना, सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, आपने किसी को भी बोल दिया ना कि बताना नहीं, तो उल्टा वो बंदा सबको बता देगा. ठीक है, और सबको ही बोलेगा किसी को बताने में नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ, किसी को बताने में तेरे को बता रहा हूँ. ठीक है, तो वो बंदा सबको यही बोलेगा कि किसी को बताना नहीं और मैं तेरे को ही बता रहा हूँ, ऐसे करके न जाने कितने लोग आपकी सीक्रेट बता भी देगा. बट पेपर्स
ठीक है, वो किसी को नहीं बोलते जाकर। तो वही था कि अगर आप लोगों को शेयर करोगे देन इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट द शेयर्ड सीक्रेट कैन बी एक्सप्रेस टू अनदर पर्सन, बट पेपर तो किसी को नहीं बताता है। इट लिसन्स हर, और पेपर जो है वो उसके आराम से बात सुनता है, वो जो लिखना चाहती है वो आराम से लिखती है और पेपर उसको लिखने देता है। तो इसके लिए वो कहती है कि लोग तो क्या रिएक्ट कर लेते हैं, अगर कोई भी बात उनके काम की नहीं होगी तो या तो वो दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे या बोलेंगे मुझे काम है मैं चला जाता हूँ, ये वो करके आपकी बातों को इग्नोर कर लेंगे, बट पेपर नहीं करता है इग्नोर। तो उसके ऊपर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर्स रिकॉर्डेड, वॉज अ बेकिंग प्रॉफिटेबल प्रोफेशन जस्टिफाई। अब ये जो चैप्टर में से निकला गया है दैट इज अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया अ बेकर फ्रॉम द गोवा रिटन बाय द ल्यूको रॉड्रिग्यूस। ओके, बेकर्स रिकॉर्डेड देयर मंथली अकाउंट। अब बेकर्स कहाँ पे लिखते थे, अपना पूरा हिसाब जो होते थे वो वॉल्स पे लिख देते थे ना इन देयर होम्स यूजिंग अ पेंसिल। हाँ, सीधी बात है, बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस उस टाइम पे, बिकॉज बेकर्स जो थे वो ब्रेड वगैरह सप्लाई करते थे विच वर द डेली प्रोडक्ट्स, ओके, इन दैट टाइम। तो वो डेली कंजप्शन के लिए यूज़ करते थे। फेस्टिवल्स मतलब कि आप रोज़ाना के लिए आपको बेकर की ज़रूरत है और फेस्टिवल्स के लिए भी आपको ज़रूरत है। तो देखा जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे बेकर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द पोर्टुगीज लव्ड फ्रेशली बेक्ड ब्रेड विच मेड बेकिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। द बेकर, ठीक है, बेकर, उसकी फैमिली, उसके सर्वेंट हमेशा खुश नज़र आते थे, प्रॉस्परस नज़र आते थे, और उनका ना प्लम्पी फिजिक था, मतलब कैसे मोटा, ऐसे पेट थोड़ा बाहर। तो वो फिजिक्स से देख सकते हैं कि भैया उनके पास बड़ा वैसा है, ओके, दे है। तो टेस्टिमनी बताता है कि भैया आज भी देखो ना, तो कोई भी आप बोलो ये तो सेठ है, सेठ का मतलब क्या होता है, मोटा मोटा पेट। तो मोटे पेट को मैं बोलते हैं कि यार ये तो खाते पीते घर का इंसान है। हालांकि अभी सिनेरियो चेंज हो गया, अभी सब लोग सिक्स पैक एब्स और पतले हो जाते हैं, बट एक टाइम था जब मोटापा डिसाइड करता कि बंदा कितना ज़्यादा वेल्दी है। तो इसके लिए यहाँ इट कुड बी सेड दैट इट वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द स्टोरी अबाउट द डिसेंट ऑफ द कोडावू पीपल। ठीक है, अब कोडावू पीपल के बारे में क्या स्टोरी है। अब ये कुर्ग जो चैप्टर है उस पर से निकला गया है, लोकेश एब्रोल ने लिखा है ये। द स्टोरी ऑफ द डिसेंट कोडावू पीपल और वी कुड से द पीपल ऑफ कुर्ग इज दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड इन द एरिया आफ्टर बीइंग अनेबल टू रिटर्न होम। अब क्या था ना, अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी वो घर वापस नहीं गई थी, वो इंडिया में सेटल हो गई थी, और ये आर्मी जो है वो साउथ का जो पूरा कोस्टल एरिया है, ओके, वहाँ पे सेटल हुई थी। एंड द आर्मी मेंबर्स, ओके, दे स्टार्टेड मैरिंग विद द लोकल पीपल। जो लोकल लोग थे ना उनके साथ शादी करना शुरू किया था। इसके लिए आर्मी जो वो लोग थे ना उनका कल्चर जो था वो वहाँ पे दिखने लगता है। सो द आर्मीज मेंबर्स कल्चर इज सेड टू बी अपेरेंट इन द एरिया टुडे। ठीक है, अभी भी देखने को मिल जाता है। द कोडावू पीपल वेयर अ ट्रेडिशनल गारमेंट कॉल द कुपिया। ठीक है, अभी भी है ना, कोडावू के लोग हैं ना कुपिया पहनते हैं। कुपिया टाइप की बेल्ट आती है जो बेसिकली अपने अरब के लोग देखे ना, शेख जिसको हम बोलते हैं, पूरा वाइट कलर का पहनते हैं और कमर पे ब्लैक कलर की बेल्ट पहनते हैं, तो वो उसको कुफिया कहते हैं। तो कुफिया से मिलता जुलता कुपिया है, और इसके लिए कहा जाता है कि ये शायद अरब का भी कल्चर यहाँ पे नज़र आता है। द कोडावू पीपल आर नोन फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट एंड फियर्स। ठीक है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, फियर्स है। फियर मतलब निडरलेस, मतलब डर है ही उनको। निडरलेस क्या होता है, निडर है वो। ठीक है, उनको डर ही नहीं होता है। और दे हैव द मार्शियल कल्चर, मतलब कि योद्धा हैं वो। ओके, तो ये थोड़ा उनके लोगों के बारे में है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंडियन लेजेंड अबाउट टी। ठीक है, इंडियन लेजेंड की क्या कहानी है टी को लेकर। अब ये क्वेश्चन जो है वो ग्लिम्स ऑफ इंडिया टी फ्रॉम आसाम में से है। अरूप कुमार दत्ता जी ने लिखी है ये कहानी। चलिए देख लेते हैं क्या है। जो इंडियन लेजेंड थे उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि इट इज सेड दैट द बोधि धर्मा, मतलब कि बुद्धिस्ट धर्मा जो हम कहते हैं, ठीक है, जो एशियन बुद्धिस्ट एसेटिक हैड कट ऑफ हिज आईलिड। ठीक है, उन्होंने अपनी आंख की पलकें जो है वो काट ली थी, क्योंकि उनको नींद आ रही थी ना मेडिटेशन करने के दौरान। नहीं तो उनको अपनी नींद को हावी नहीं होना देना चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी पलकें काट ली। अब जहाँ पर उन्होंने पलकें रखी ना, ठीक है, वहाँ पे 10 टी के प्लांट जो है लीव्स जो है वो ग्रो हो गए वहाँ पर। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स वर एडेड इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीपिंग। ठीक है, तो नींद और भगाने के लिए वो पत्ते पानी में डाले जाते थे और पिए जाए तो नींद नहीं आती है, तो वहाँ से टी का फॉर्म हुआ। ये कहानी है इस तरीके की। ठीक है, एक ना चाइनीज सी कहानी भी आएगी, उसको कर लेना। आई एम सॉरी, मैं इसमें लिख नहीं पाई, मैं शायद दिमाग से मेरा स्किप हो गया। सेम क्वेश्चन आप लिख देंगे जहाँ पे आपको चाइनीज़ लेजेंड की बात करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ नहीं था, उसमें वो था ना कि राजा था, ठीक है, तो वो एक जगह पे था, ऊपर से पत्ता गिरा था, उसके पानी बॉयल में गिर गया था, उसको जब पिया था तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो वहाँ से चाय चाइनीज़ का आया था। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट,
क्या क्वेश्चन है अभी? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड्स फॉर द गोवंस? ठीक है, गोवंस के लिए ब्रेड का इंपॉर्टेंस क्या है, या तो फिर वाई वॉज द बेकर्स फर्नेस असेंशियल इन द ट्रेडिशनल गोवन विलेज? अब देखो, ब्रेड जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलती थी उस दौरान, डिपेंड ऑन द ओकेजन्स। जैसे कि बोलेनहास वो प्रिपेयर किया जाता था क्रिसमस के दौरान या कुछ और फेस्टिवल्स हो। जो मदर्स होती थी वो सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी जब उनको अपनी बेटी की एंगेजमेंट करवाए, मतलब वो कंपलसरी था। ठीक है, तो जैसे अपन नहीं बोलते हैं बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं करोगे, तो उस टाइम पे ये होता था कि बारातियों का स्वागत सैंडविच से नहीं करोगे, तो उनके वहाँ पे सैंडविच चलता था। तो इसके लिए बेकर्स का फर्नेस, मतलब कि जो भट्ठी होती है, ठीक है, वो असेंशियल थी, वो ट्रेडिशन था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, आई होप यू एंजॉय द सेशन। और यहाँ पे आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन है? डिस्क्राइब कुर्ग्स वेदर व्हेन इज इट मोस्ट प्लीजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट द कुर्ग? देखो, अब जो कुर्ग का वेदर है वो प्लीजेंट है ड्यूरिंग द सितंबर टू मार्च मंथ में। उस टाइम पे वेदर बहुत परफेक्ट होता है। ठीक है, हल्की हल्की सी बारिश गिरती है बहुत अच्छे से। ठीक है, आप उसको देख पाते हो। एग्जैक्टली मॉनसून में क्या हो जाएगा कि हैवी रेनफॉल होता है तो घूम नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके लिए सितंबर से मार्च वाला जो ठंडी और बारिश कम होने वाला जो सिनेरियो होता है, ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है विजिटर्स को वहाँ पे विजिट करने के लिए। ओके बच्चा, तो चलिए यहाँ पे हमारे सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं लाऊंगी आपके लिए द कंप्लीट ग्रामर सेशन। पहले ग्रामर कर लेंगे हम लोग, अच्छा खासा ग्रामर करवा दूंगी और आपको वहीं से पूरा आप एग्ज़ाम में मस्त मार्क्स गेन कर जाओगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द ग्रामर सेशन। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।